कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 से बाहर किस संशोधन द्वारा किया गया? तो विच अमेंडमेंट एक्सक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम आर्टिकल 13? ठीक है, तो आर्टिकल 13 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं वो आर्टिकल 13 के स्कोप में नहीं आएगा, वो बाहर होगा। ठीक है, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट से लाया गया था। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 ने आर्टिकल 4 जोड़ा और कहा कि आर्टिकल 368 के तहत हुए संशोधन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्लॉज आया आर्टिकल 13 क्लॉज 4 वो 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया गया। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का अर्थ क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो होगा वो होगा कि जो लॉ है वो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है, मतलब लॉ बिकम्स टेम्परेली इनऑपरेटिव। मतलब अगर कोई जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं वो वाले जो प्रोविजन है वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे, टेम्परेरी होंगे, क्योंकि अगर बाद में इनकंसिस्टेंसी जो है वो अगर खत्म होती है तो यहाँ पर वो वापस रिवाइवल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वो टेम्परेरी है, मतलब जो इन फंडामेंटल राइट से जो इनकंसिस्टेंट है उन प्रोविजन को, उन लॉ को, पर वो टेम्परेरी अपनी छाया ला देता है। अब वो अगर बाद में अगर इनकंसिस्टेंसी हट गई तो वो हट जाएगा और वो लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्परेरी इनऑपरेटिव होता है एक्लिप्स के थ्रू। तो अब इसको देख लेते हैं हम। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स फॉर टेम्परेरी इनएक्टिव। तो संविधान से पहले का कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, अस्थायी रूप से निष्क्रिय है। लॉ स्टेटस क्या होगा? नॉट वॉइड, जस्ट इनऑपरेटिव। वॉइड नहीं होगा लेकिन ये इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से अमान्य तो नहीं है लेकिन केवल निष्क्रिय होगा। रिवाइवल होगा इसका कम्स इनटू फोर्स इफ इनकंसिस्टेंसी रिमूव्ड। तो अब अगर असंगति अगर दूर हो जाती है तो कानून फिर से लागू हो जाएगा। ये किस केस लॉ में आया है? भिकाजी नारायण धाकरदास वर्सेस एमपी के केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस केस में स्थापित हुआ? तो ये ऑप्शन बी, भिकाजी नारायण धाकरदास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत क्या है? तो जो प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये है कि अगर कोई एक्ट है जिसमें वेद और अवेद दोनों ही पार्ट है और अगर वो सेपरेट किए जा सकते हैं तो वेद पार्ट ही लागू होगा और जो अवेद पार्ट है उसको वॉइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही रहता है कि जो लेजिस्लेचर का उद्देश्य है लॉ बनाने का, जो इंटेंट था उसको बनाए रखा जाए, उसको प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए ये सेवरेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, अगर पूरा का पूरा लॉ में अगर नहीं, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो वेद पार्ट भी है अवेद पार्ट भी है, लेकिन उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर उसको सेपरेट करेंगे तो उसका इंटेंशन ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर सेपरेट नहीं हो रहा है तो फिर पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट किया जा सकता है और उसको लागू किया तो वॉइड वाला पार्ट लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है बिकम वॉइड हो जाएगा। यदि वेद और अवेद भाग अलग किए जा सकते हैं तो केवल वेद अवेद भाग को ही वॉइड होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन ऑफ लॉ इनवैलिड रेस्ट सर्वाइव्स। ठीक है, असंवैधानिक हिस्सा ही अमान्य होगा, बाकी लागू होगा। इसका फीचर क्या है? लॉ पार्शियली सर्वाइव्स होता है। यहाँ पे जो लॉ है ना वो पार्शियली, आंशिक रूप से ही प्रभावी रहता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि प्रिजर्व लेजिस्लेटिव इंटेंट, जो विधायी का उद्देश्य है उसकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर मतलब त्याग का सिद्धांत, यहाँ त्याग किया जा सकता है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर ये जो मतलब हम अपने अधिकारों को छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का? कि व्यक्ति अपने अधिकार छोड़ सकता है, इंडिविजुअल कैन वेव हिज राइट। लेकिन इंडिया में ये जो वेव करने का राइट है ये लागू नहीं है। ये मतलब इसका मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है कि त्याग किया कर छोड़ सकता है, व्यक्ति अपने अधिकार छोड़ सकता है, लेकिन ये हमारे इंडिया में लागू नहीं होगा। तो भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर को अस्वीकार किस केस में किया गया? ठीक है, तो बशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी का जो केस है उसमें यहाँ पे इसको
रिजेक्ट कर दिया गया था इस डॉक्ट्रिन को। तो बशेश्वर नाथ केस 1959 के केस था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को बोला गया कि ये पब्लिक पॉलिसी का विषय है, इसलिए इसको वेव नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अगर वेव भी करना चाह रहा है तो वो वेव नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसका शॉर्ट में देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में हमने देखा है कि स्टेट में इंक्लूड्स ए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल और अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया था कि किस चीज को यहाँ पर मतलब अदर अथॉरिटीज के केस में आएगा। मतलब उसके यहाँ पे एक टेस्ट दे दिया गया था, क्राइटेरिया दे दिया गया था कि कौन कौन सी चीज जो बोर्ड है वो इसमें शामिल होगा। अदर केस लॉज में और भी दिया गया, जिसमें ONGC, LIC, यूनिवर्सिटी, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आए हैं। ये अलग अलग केस लॉ में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन ये दो जो है क्राइटेरिया बताता है कि स्टेट के स्कोप में कौन कौन आएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 क्लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में है। तो जो लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो लॉ 26 जनवरी 1950 के पहले बनाए गए थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो बनाए गए थे वो अब लागू हुआ, उसके बाद अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड हो जाएगा। कहाँ तक? जो इनकंसिस्टेंट, वॉइड टू एक्सटेंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट से असंगत हो वो इनएक्टिव होते हैं। फिर आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या बोला गया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है कि लॉ जो स्टेट है वो ऐसे लॉ नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रीच करते हैं या टेकिंग अवे करते हैं या छीनते हो। ठीक है, ऐसे लॉ नहीं बनाए जा सकते, स्टेट को यहाँ मनाही की गई है। ठीक है, फिर क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो दिया गया यहाँ पे डिफाइन किया गया कि लॉ की परिधि में क्या क्या आएगा। तो ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये आया है। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्लॉज 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें ये बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल मतलब 13 के स्कोप के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स देख लिया था, सेवरेबिलिटी ऑफ वेवर्स देख लिया। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 14 के अनुसार समानता का मतलब क्या है। ठीक है, इक्वलिटी मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो इक्वलिटी मतलब लॉ मस्ट बी सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल, सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होगा, ये आर्टिकल 14 के तहत बोला गया है। इसको हम देख लेते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में बोला गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दिया जाएगा एवरी पर्सन। एवरी पर्सन में मतलब यहाँ पे अगर कोई मतलब अगर कोई फॉरेनर भी है और इंडियन सिटीजन है, इन दोनों के लिए ये बात करता है आर्टिकल 14। ठीक है, ऑल पर्सन में ये दोनों कवर हो जाएगा। तो इक्वल बिफोर लॉ, तो एवरीवन क्या है? एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लॉ इक्वल है। और एवरीवन हैज राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट बाय स्टेट, और स्टेट सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, सभी के पास ये राइट है। यहाँ पे कोर्ट करेगा आर्बिट्रेटनेस और डिस्क्रिमिनेशन, कोर्ट को चेक करने का यहाँ पे पावर है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बीच अंतर किस केस में स्पष्ट किया गया था? ठीक है, तो ये जो किया गया था ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली के केस में 1952 में ये किया गया था। जो ये मतलब दोनों के अभी बीच है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और रीजनेबल क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन, इसके बीच में डिफरेंस इस केस से लाया गया था। तो यहाँ देख लेते स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में बोला है कि आर्टिकल 14 क्या करता है? प्रोहिबिट करता है आर्बिट्रीनेस को। ठीक है, तो ये जो आर्बिट्रीनेस है उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 14। रीजनेबल क्वालिफिकेशन ही अलाउड किया गया है अगर वो किस पे बेस्ड हो, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड हो तो ही वो रीजनेबल क्वालिफिकेशन को अलाउ करता है। और डिफरेंशिया जो है वो रैशनल रिलेशन होना चाहिए उसके ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव उससे उसके साथ रैशनल रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में वर्सेस अनवर अली में ये डिफरेंस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है
इक्वलिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट में आर्बिट्रीनेस किस केस में मुख्य रूप से माना जाता है? आर्बिट्रीनेस इज इक्वलिटी कंसेप्ट वाज हाईलाइटेड ऑन, तो ये किस केस में हुआ था कि ये ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में किया गया था। इक्वलिटी मतलब एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रीनेस, और सब्सटेंटिव इक्वलिटी भी जरूरी है, सिर्फ फॉर्मल इक्वलिटी नहीं होना चाहिए, इस केस में ये बोला गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? वाई इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड अंडर आर्टिकल 14? तो ये टू अवॉइड आर्बिट्रीनेस एंड अलाउ स्पेशल स्कीम्स, ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। नेक्स्ट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट किस केस में बताया गया? तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली के केस में हमने देखा था। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए और रेशनल नेक्सेस होना चाहिए, तो वैलिड क्वालिफिकेशन होगा अंडर आर्टिकल 14 के तहत। तो अब मतलब आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि जो स्टेट है वो मनमाने ढंग से भेदभाव नहीं कर सकता है, मतलब वो अपने हिसाब से सॉरी मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरी मतलब भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन किसी जो क्लासिफिकेशन करा जो वर्गीकरण किया है उसकी अनुमति देता है। क्लासिफिकेशन तो आर्टिकल 14 अलाउ कर रहा है, लेकिन कब? जब वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया करता है, मतलब ऐसा स्पष्ट अंतर होना चाहिए जो वर्ग को दूसरे से अलग करे, मतलब स्पष्ट तरीके से भेद बताता हो, डिफरेंस करता हो कि वो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करे। और यहाँ पे रेशनल नेक्सस मतलब तार्किक संबंध होना चाहिए, तो जो ये वर्गीकरण किया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको तार्किक रूप से जुड़ा होना चाहिए किसी उस कानून को प्राप्त करने के लिए। मतलब कोई कानून का जो बेसिक उद्देश्य जो दिया गया, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, अब वो हर किसी पे लागू नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे उस उद्देश्य तक ले जाने के लिए यहाँ पे कानून को मतलब उस कानून को प्राप्त कराने के लिए यहाँ पे वो तार्किक जो रीजनेबल जो डिफरेंशिया रेशनल नेक्सेस है उसको यहाँ पे उसका उस क्लासिफिकेशन में उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो है मतलब कि ऐसा अंतर हो जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग बताए, और रेशनल नेक्सेस हो, तार्किक संबंध हो, मतलब जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो वो जिस ऑब्जेक्टिव से किया जा रहा है, जो लक्ष्य है वो तार्किक रूप से जुड़ा होना चाहिए उस कानून को प्राप्त करने के, जिस कानून को प्राप्त करना चाहता है उससे तार्किक रूप से उसका ऑब्जेक्टिव जुड़ा होना चाहिए। तो ये शर्तें पूरे होने पे ही क्लासिफिकेशन को वैध माना गया है ना, और तभी वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता है। जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसलिए ही दिया गया कि हर किसी पर वो जैसे अगर जॉब की कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? ताकि वो जो उद्देश्य है उस तक वहां पर पहुंचा जा सके, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 15 किसके खिलाफ भेदभाव रोकता है? तो डिस्क्रिमिनेशन किसके खिलाफ प्रोहिबिट करता है? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये ध्यान रखिएगा कितनी 5 आइटम, 1 2 3 4 5, इनके विरुद्ध ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में नो डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट एक्शन, तो स्टेट जो है किसी भी एक्शन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और 2 में बोला नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एक्सेस टू फैसिलिटी, तो सार्वजनिक रूप की जो फैसिलिटीज है उसको एक्सेस करने के में स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का उद्देश्य क्या है? तो जो क्लॉज 4 है उसका उद्देश्य है स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराना है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 स्पेशल प्रोविजन फॉर एसटी, एससी एंड बैकवर्ड क्लासेस अलाउड बेसिस फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन है इसमें उनको रिजर्वेशन दिलाना है,
तो ये यहाँ पे इसका उद्देश्य है 4th का। आर्टिकल 16 किसके लिए लागू होता है? तो ये जो होता है एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, सार्वजनिक रोजगार है, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो सभी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, यही इसका उद्देश्य है। एक्सेप्शन है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन दे दिया है बैकवर्ड क्लासेस के यहाँ, क्योंकि देखो क्लास आर्टिकल 16 क्या बोलता है? राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पर लेकिन अब हर यहाँ पर रिजर्वेशन का फंडा ही इसलिए दिया गया है कि ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि यहाँ पे अगर सभी को अगर लाना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, तो कुछ जो क्लासेस है उनको हमें रिजर्वेशन देना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाज अपहेल्ड इन, तो जो रिजर्वेशन की जो वैलिडिटी है वो किस केस में पहचानी गई थी? तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यहाँ पे इसकी वैलिडिटी पहचानी गई थी। तो इंदिरा साहनी 1992 में 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी अपहेल्ड किया गया था, क्रिमिनल जो क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड किया गया था रिजर्वेशन से, तो ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ केस में अपहेल्ड हुआ था। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्टिकल 17 जो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 17, तो ये है अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, टू अबोलिश अनटचेबिलिटी, ऑप्शन ए इज राइट है। तो अनटचेबिलिटी अबोलिश्ड हुआ, ऑफेंस आर पनिशेबल अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत उसको पनिशेबल किया गया इस ऑफेंस को। आर्टिकल 18 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे टू अबोलिश टाइटल्स, तो यहाँ पे टाइटल्स को खत्म करना इसका उद्देश्य है। टाइटल्स ग्रांटेड बाय स्टेट आर अबोलिश्ड एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, जो एकेडमिक और मिलिट्री है बस वो दिए जा सकते हैं, उसके अलावा स्टेट कोई भी टाइटल ग्रांट नहीं कर सकता है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 6 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका उद्देश्य है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो उनको 10% का रिजर्वेशन कोटा देना है, प्रोवाइड कराना है। तो ये किससे आया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2019 में ये आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसमें 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस नॉन SC ST OBC क्लासेस है उनको दिया गया है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आधारित पहला प्रोविजन है ये। ईडब्ल्यूएस कोटा की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस केस में चुनौती दी गई थी? तो ये जो दी गई थी जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किया गया था। ठीक है, जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो 2022 सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस 10% कोटा को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी। कोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर सेपरेट कोटा अलाउड है। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन की जो 50% की लिमिट है ना, वहाँ पे इस पे एक्सेप्शन है ये, है ना, तो ये उससे भी क्योंकि टोटल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसको अगर इंक्लूड करते हैं तो ये ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सेप्शन के रूप में दिया गया है। क्यों? क्योंकि ना ये कोई मतलब किसी वर्ग को नहीं दे रहे, जैसे ST SC और OBC को ये एक वर्ग को हमने दिया है रिजर्वेशन, तो वो उस रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कौन से वर्ग एक्सक्लूडेड है? ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सक्लूडेड है वो SC ST OBC, क्योंकि ऑलरेडी इनको दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस कोटा केवल जनरल कैटेगरी नॉन रिजर्व सेक्शन के लिए है, ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC को ईडब्ल्यूएस कोटा में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 क्लॉज 6 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो है 10% कोटा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पे 10% कोटा देना है जॉब्स में। तो ये भी वही 1/3 जो 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसमें ये जोड़ा गया 16 क्लॉज 6, 10% रिजर्वेशन दिया गया इसमें। ठीक है,
आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की वैलिडिटी किस में कंफर्म हुई थी? तो ये भी जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ही हुआ गया था। अब यहाँ बोला है ईडब्ल्यूएस कोटा की 50% लिमिट में एक्सेप्शन क्यों दी गई है? तो ये इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस कंसिडर सेपरेटली फ्रॉम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, है ना, तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से सेपरेट किया गया है। इंदिरा साहनी जो केस था उसमें बोला था रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%, लेकिन 1/3 जो 103 अमेंडमेंट आया था इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेस्ड जो कोटा अलाउड ओवर 50% सीलिंग यहाँ पे दिया है। अब समरी देख लेते हैं इसकी। 15 जो क्लॉज 15(6) जो दिया गया है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, एक्ट था 2019 का। 10% का कोटा दिया एजुकेशन में, जनहित अभियान के इससे आया है। ठीक है, इसमें ST SC OBC को एक्सक्लूड किया गया है। और 6 जो आर्टिकल 16(6) जो दिया गया उसमें भी 10% कोटा दिया गया है। जनहित अभियान पूरा ये वही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो ये क्लॉज जोड़े गए थे दोनों 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था जिसमें 10% कोटा दिया गया और केस जो है जनहित अभियान है। अब थोड़े तो फाइनली समरी देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में था इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो कानून के समक्ष समानता। ये और रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला जो था ये, तो इन दोनों के केस है कानून के समक्ष समानता। EP रोपैया वर्सेस तमिलनाडु और वैध वर्गीकरण स्पेस भेद और तार्किक संबंध से रिलेटेड जो केस लॉ दिया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है कि कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। 2A में बोला गया कि सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव निषेध है। B में बोला गया था कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग निषेध नहीं करेंगे, मतलब जो फैसिलिटी है उसको, जैसे ये वेल, टैंक, घाट, रोड, प्लेसेस और पब्लिक रिसोर्ट, इसको यूज करने से सिटीजन को रोका नहीं जाएगा। इसका थर्ड क्लॉज बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो स्टेट क्या है, ऐसे लॉ बनाएगी जिसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन और चिल्ड्रन होना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्कीम्स लाएगी। और फोर्थ क्लॉज जो बोलता है वो बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर ST SC OBC के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान दिए गए। इंदिरा साहनी केस से रिलेटेड है ये। फिफ्थ क्लास में क्लॉज जो दिया रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो फिफ्थ क्लास में जो दे रखा है ये आया था 93rd अमेंडमेंट 2005 के अकॉर्डिंग ये आया था। निजी शिक्षण संस्था में आरक्षण देने की बात कही गई है क्लॉज 5 में। और 6 में 10% EWS को कोटा देने की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण, तो ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया गया। अब आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो सरकारी नौकरी में समान अवसर होना चाहिए। फिर दूसरा क्लॉज जो बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट और रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, तो किसी भी आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं होगा इन सब आधार में से, है ना। पार्लियामेंट थर्ड क्लॉज बोलता है पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब किसी वर्ग को नौकरी में रखने के लिए यहाँ पे निवास रेसिडेंस की जो क्राइटेरिया लगा सकता है वो पार्लियामेंट लगा सकता है। ये आया था 7th अमेंडमेंट से आया था 1956 में। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर स्टेट सर्विस, तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आरक्षण का क्लॉज 4 बोलता है, ये 77th अमेंडमेंट से आया गया। 4th A में रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST, तो यहाँ पे SC ST की पदोन्नति जो प्रमोशन है उसमें आरक्षण दिया जाएगा, ये 4th A में बोला है। ये 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया। 4th B में कैरी फॉरवर्ड अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसी, अब अगर कोई रिजर्वेशन दिया था और वो फुलफिल नहीं हुई है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो भरे नहीं गए आरक्षित पद अगले वर्ष में लिए जा सकते हैं। 5th क्लास में दिया है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पशन, तो धार्मिक संस्थान है जो वहाँ पे नियुक्तियों के लिए विशेष छूट दी गई, मतलब वो उसी धर्म के लोगों को नियुक्ति पे रख सकते हैं, यहाँ पे ये क्राइटेरिया लगा सकते हैं, यहाँ छूट है क्लॉज 5th के अकॉर्डिंग। 6th में रिजर्वेशन फॉर EWS इन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया 10% का। अब आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड वायलेशन ऑफेंस, तो यहाँ पे ये बोला अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है और किसी भी रूप से अगर इसका पालन करते हैं तो वो अपराध माना जाएगा और फिर वो दंडनीय होगा एक्ट के तहत।
ठीक है। आर्टिकल 18 बोलता है, फर्स्ट क्लास बोलता है नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शेल बी कन्फर्ड बाय स्टेट। तो राज्य केवल उपाधि सैनिक और शैक्षणिक जो है उसी की उपाधि दे सकता है, उसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे सकता है किसी भी व्यक्ति को। नो सिटीजन शेल एक्सेप्ट टाइटल, क्लॉज 2 बोलता है फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। तो विदेश से कोई भी जो नागरिक है, भारत का जो नागरिक है, वो विदेश से कोई भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। क्लॉज 3 बोलता है नॉन सिटीजन होल्डिंग स्टेट ऑफिस कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। तो जो गैर नागरिक है ना, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है। क्लॉज 4 में बोला गया है राज्य के अधिकारी जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपहार या पद नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 3 और 4 में प्रेसिडेंट की परमिशन लगनी है और फर्स्ट और सेकंड में पूरी तरीके से मना ही करा है। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा सिर्फ सैनिक और शैक्षणिक के अलावा। दूसरे में बोला है कि कोई भी सिटीजन फॉरेन कंट्री से, फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। तीसरे में है कि जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है कोई अगर नॉन सिटीजन है। और फोर्थ में दे दिया है कि अगर कोई प्रेजेंट वगैरह उपहार पद है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लिया नहीं जा सकता है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।